हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं लेक्चर सीरीज 14 को। CAPF AC 2026 के लिए जो पेपर 2 का फ्री क्लासेस रनिंग है उसमें आज कवर करने वाले हैं लेक्चर सीरीज 10 को। और यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक लाइव आंसर कॉपी चेक करूंगा और ये स्टूडेंट का आंसर कॉपी है उसको यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ, लाइव करूंगा। इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअल में किस तरीके से जो है आंसर लिखे जाते हैं, प्लस ये भी एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, उस मिस्टेक्स को यहाँ पे अवॉइड करना है। तो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल वीडियो होगा। पूरा जो आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट का पूरा एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो मेक श्योर अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं फिर इसका आंसर राइटिंग, ठीक है। जो आंसर राइटिंग यहाँ पे किए गए हैं, अगर इसी तरीके से जो है अगर कॉपी सेंड कर रहे हैं या फिर हमारे अगर चेक तो मैं ही करने वाला हूँ, अगर चेक कराना है तो उसके रेस्पेक्ट में व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिजिटली चेक होके जो है सेंड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, और कॉपी अगर चेक भी कराना है तो उसका भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहां पे मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी एज यूजुअल पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता है, जो कि लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टूडेंट लिखे थे, वो क्वेश्चंस देखो यहाँ पे कैसे पूछे गए हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। अब इसको क्या करना है, हमें आर्गुमेंट लिखना है, ठीक है। इसका हमें क्या लिखना है, आर्गुमेंट लिखना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। अब देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है, फिर एज यूजुअल जैसा भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करो, ठीक है। जिस तरीके से मैं ऐसे क्लास जब कवर कर रहे थे, ठीक है, ऐसे क्लास में भी वही चीज मैं बोला हूं, एटलीस्ट क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम स्पेंड करो। टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि पूरा आवर्स घंटों घंटे या फिर 10 मिनट 15 मिनट ऐसे लगा रहे हो, नो। इस तरीके से टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, टाइम स्पेंड उस तरीके से नहीं करना है। थोड़ा सा बस टाइम लेना, 1 to 2 मिनट्स ऐसे टाइम लेना जो कि इसको सोच पाओ, इसके बारे में सोच पाओ। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। एक होता है नॉर्मल क्रॉप्स, जैसे कि एज यूजुअल जो अभी शो भी किए जाते हैं, तो एक नॉर्मल क्रॉप होते हैं। अब उस नॉर्मल क्रॉप में जो जेनेटिकली मतलब जो जीन्स होते हैं, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में होते हैं जेनेटिक्स जो होते हैं, तो उसी तरीके से जो क्रॉप्स में भी जेनेटिक्स होते हैं तो उसको मॉडिफाई करते हैं। तो किस तरीके से जो है फूड सफिशिएंसी में जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बार बार मैं क्वेश्चंस को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ आ जाए तो 50% जो काम होता है वो यही कर देता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो जब क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएगा तो एक फ्लो मेंटेन रहेगा, और ये भी समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका नीड क्या है या फिर इस क्वेश्चन में पूछे क्या गए हैं। तो जब तक क्वेश्चंस को नहीं समझोगे तब तक तो फिर एक पैराग्राफ का सेकंड पैराग्राफ में लिख रहे हो, सेकंड पैराग्राफ का थर्ड पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो इससे जो एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो स्ट्रक्चर यहाँ पे लेक कर जाते हैं। उसी तरीके से जो एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए वो फ्लो मेंटेन यहाँ पे टूट जाते, उतना अच्छे तरीके से नहीं बन पाते फ्लो में। गॉट इट। तो इसीलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं ताकि समझो, क्वेश्चन को समझो। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ये इसेंशियल है फूड सफिशिएंसी। एटलीस्ट 3-4 बार तो क्वेश्चंस को ही पढ़ा करो जब भी आंसर राइटिंग करते हो या फिर प्रैक्टिस करते हो या फिर एग्जाम हॉल में जब बैठोगे, तो वहां पे भी हमें क्या करना है कि कम से कम 4-5 बार क्वेश्चंस को पढ़ो। जितना ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ोगे उतना ज्यादा यहाँ पे सफिशिएंट हो जाओगे कि एक्चुअल में पूछ क्या रहे हैं। क्योंकि टेंडेंसी यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का या फिर एज ए स्टूडेंट टेंडेंसी क्या होता है, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं फिर डायरेक्टली आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जो एक मेंटेन होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आते हैं। गॉट इट। तो ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछे गए थे, CAPF AC का ही क्वेश्चन है, 2023 का ही क्वेश्चन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सफिशिएंसी। ये सैंपल आंसर कॉपी है। अब ये आंसर कॉपी को तो सेंड किया था तो स्टूडेंट ने जो है इसको लिख के सेंड किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कल के क्लास में पूरा मैं इसका स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में जो है कल के क्लास में डिस्कस कर दिए थे कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कस किए। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है वो है इंट्रोडक्शन। पहला इंट्रोडक्शन लिखोगे। मैं क्या किया हूँ कि जो 2.5 पेज है, इस 2.5 पेज में इंट्रोडक्शन मतलब जो स्टूडेंट लिखे, मैं बोलने का मतलब है
जो स्टूडेंट इसको सेंड किए हैं। अब इसको तो मैं सेंड करके उसको भेज भी चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चंस को लिया हूँ यहाँ पे, ताकि जहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक्स मेरे को मिल पाए। और ऐसा नहीं कि केवल यही कॉपी जो है सेंड किए गए हैं, और मल्टीपल कॉपी सेंड किए हुए हैं जिसमें से इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुआ है नो डाउट। पहले ये जो है जब स्टार्टिंग में लिख रहे थे तब का ये आंसर कॉपी है, और अब जो लिख रहे हैं उसमें कई हद तक जो है ऐसा बोलना चाहिए कि नॉर्मली जो है 0 टू पिक लेवल में लेके गए हैं अपना आंसर राइटिंग को। ये कैसे हो पाया है? ये पूरा मिस्टेक से हुआ है। देखो, मिस्टेक्स करना कोई गलत बात नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। थोड़ा सा अगर मैं साइकोलॉजिकली बात बताऊं, पेपर 2 के ओरिएंटेशन ही बात करूं, जितना ज्यादा मिस्टेक्स होगा उतना ही ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। अब ऐसा नहीं कि जितना ज्यादा मिस्टेक्स बोल रहे हो तो पूरा कॉपी में मिस्टेक्स करते चलो, नहीं। शुरू में जब स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। अब जब खुद से स्टार्ट करोगे, मैं प्रैक्टिकली बात यहाँ पे बता रहा हूँ, जब खुद से स्टार्ट करोगे और अगर खुद से इवोल्यूएट भी कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस ये आता है प्रैक्टिकली कि क्या करते हैं कि चलो यहाँ पे मिस्टेक्स हो गए तो इम्प्रूव कर लेंगे, बस ऐसा बस बोलते हैं। और उतने अच्छे तरीके से जो है अगर खुद सेल्फ इवोल्यूएट करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट निकले। ये टेंडेंसी होता है, साइकोलॉजिकली ये टेंडेंसी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई गलत भी लिख रहे हैं या फिर हम लोग इंडिविजुअली अगर कॉपी चेक कर, अपना खुद का कॉपी चेक कर रहे हैं, तो कहीं पे अगर मिस्टेक्स भी हो रहा है तो चलो हो गया, सुधार लेंगे नेक्स्ट, ऐसे होता है। लेकिन अगर कोई अनदर पर्सन अगर उसको चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्टली टू द पॉइंट यहाँ पे ये बताएगा कि यहाँ पे मिस्टेक्स है, यहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है। और इसमें एक्चुअल में जो सबसे ज्यादा जो फीडबैक मिलता है ना, ये फीडबैक इतना क्रुशियल है अगर इसके बारे में समझ पा रहे हो तो, क्योंकि ये सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। ध्यान में रखना, आपके जो कॉपी है वो कॉपी को अदर पर्सन चेक कर रहे हैं, मतलब पूरे जो लिखे हो उसका फीडबैक भी मिलेगा। और कॉपी जो है चेक कराना तो ऐसे पर्सन से कराना जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन को दे रहे हो कॉपी चेक करे, नो। जो लेवल का कंटेंट होता है वही लेवल का कंटेंट को यहाँ पे ट्राई करना है। जितना ज़्यादा फीडबैक मिलेगा उतना ज़्यादा यहाँ हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो जब ये स्टूडेंट जब स्टार्टिंग में लिख रहे थे तो स्टार्टिंग का कॉपी है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट। लेकिन अभी का कॉपी या तो फिर मैं कल जो स्टैंडर्ड लेवल में लिखते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे पहुंचा हुआ है मिस्टेक्स करते करते, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो, बाकी अगर कॉपी चेक भी कराना हो, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी है और पेपर 2 का टाइम है, तो कॉपी चेक भी कराना हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉपी चेक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है कि इंट्रोडक्शन लिखना है। अब ये इंट्रोडक्शन में मैं क्या किया हूँ कि जो मैं का मतलब बता रहा हूँ ना, है ना, समझना इस बात को। अब इसमें क्या है कि मैं क्या लिखा हूँ इसमें कि 2.5 लाइन, यहाँ पे देखो 2 लाइन और हाफ लाइन में क्या किया हूँ, मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हूँ। मेक श्योर ये करना कि इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना, प्लस जो फ्रंट होना चाहिए, जो यहाँ पे फ्रंट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। छोटे छोटे अक्षर में मत लिखना। जब छोटे छोटे इसको अक्षर में लिखोगे तो क्या होता है कि एक ही लाइन में पूरा 10 अक्षर ऐसे ही लिख दोगे, 10 वर्ड ऐसे लिख जाएगा। बाकी क्योंकि पेज भी 3 पेज दिए रहते हैं, और हो सके तो टोटल ये जो 3 पेज है उसको फुलफिल भी करना होता है, पूरा लिखना भी होता है। तो मेक श्योर करना कि एटलीस्ट इस तरीके से 5 वर्ड बस लिख लो। 5 to 6 वर्ड यहाँ पे सफिशिएंट होता है एक लाइन में लिखने के लिए। तो अपने लेवल में उसी तरीके से जो फ्रंट है ना, ये जो फ्रंट बोल रहा हूँ बार बार, जो फ्रंट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना, फ्रंट को थोड़ा सा बड़ा करके लिखना। अब बहुत एक और डाउट आ सकता है कि कौन सा पेन का यूज करें, कौन सा पेन का यूज करिए। मैं बहुत बार इस क्वेश्चन को देखो सुना भी हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, जिसमें सूटेबल लगे उसको यहाँ पे यूज करना। बस थोड़ा से ये देख लेना कि इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे पास जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं पाइवोट का यूज करता हूँ। मेरे पास वो पेन होगा यहाँ पे, चलो इसको भी एक दिखा देते हैं। पेन तो यहीं पे था, ये देखो ये पेन है, ये वाला पेन जो मैं ये जो है पर्सनली ये पेन को यूज करता था, जो कि इसका लेंथ कितना है 0.5 है, पाइलोट करके ये पेन बेस्ट लगता है। जब आंसर राइटिंग भी करता था, है ना, जब प्रिपरेशन फेज में था, तब भी मैं यही पेन को यूज करता था, ठीक है। तो अपने लेवल में इंडिविजुअली ये पूरा डिपेंड करता है। ये तो नॉर्मली जो बहुत, जैसे कि कुछ वीडियो देख लिए तो वहाँ पे ऐसा क्वेरी आता है
तो सोचा कि इसको भी सॉल्व कर दिया जाए साथ ही साथ। तो इस पेन का भी यूज कर सकते हो। इसमें ना एक्चुअल में क्या होता है, और मैं एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जब भी इस टाइप के पेन या फिर कोई भी पेन को अगर यूज करते हो, तो जब ये निब निकालते हैं ना, तो ये जो इसका ढक्कन जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लगा के ऐसा लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जब लगाते हो ना, तो इससे क्या होता है कि ये जो पेन है थोड़ा सा भारी लगते हैं। तो मेक श्योर ये किया करो कि ये जो पेन है इसको ना, ये जो ढक्कन होता है इसको अलग से निकाल दो और केवल यही में लिखा करो। ठीक है, इसमें जो है अच्छे तरीके से बन भी जाता है, क्योंकि इसका डिजाइन अगर देखोगे ना तो थोड़ा सा पॉइंटेड फॉर्मेट में है। पॉइंटेड फॉर्मेट के होने का एक एडवांटेजेस ये होता है कि इसमें जब लिखोगे, इस हाथ को ऐसे रखोगे, तो इसमें क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड्ढा टाइप होता है, और गड्ढा टाइप होने की वजह से थोड़ा जो ये स्मूथ लिखाते हैं। और गर्मी के टाइम में सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं वो है पसीना छूटना। हाथ में पूरा पसीना आता है और पसीना आने की वजह से क्या है, पूरा फिसलते रहता है। ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है ना, ये कहीं पे मिलेगा नहीं, ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसलिए सब चीज को बता रहा हूं मैं। तो इसमें क्या करना है कि जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे लिखना है, कैसे लिख रहे हैं, इस सब को अब थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे। जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स ऑफर इंक्रीज्ड यील्ड, इनहेंस रेसिस्टेंस टू पेड एंड डिसीज। अब ये जो लिखा है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो अगर इसमें 1 मार्क्स का है तो इसको चलो मैं 1 मार्क्स दे देता हूँ। ये 1 पूरा यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि वही तो पूछे हैं। और कल के क्लास में मैं वही चीज तो बताया था कि सबसे ज्यादा जो सुटेबल इंट्रोडक्शन होता है लिखने का, कि जो क्रक्स है, जैसे कि ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इस सेंटेंस का जो क्रक्स है, उस क्रक्स का हमें क्या लिख देना है, डेफिनेशन लिखना है। उस क्रक्स का जो है डेफिनेशन लिख दो। कि जेनेटिकली मॉडिफाई के बारे में पूछे गए हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाई के बारे में थोड़ा सा उसका डेफिनेशन बता दो। कि मैं यहाँ पे क्या किया हूं कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स ऑफ्टन इंक्रीज्ड यील्ड, इनहेंस रेसिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिसीज। या तो डेफिनेशन ना बता के इसका और क्या बता सकते हो, इसका एडवांटेजेस बता सकते हो। एडवांटेजेस हैं तो इसका एडवांटेजेस लिख दो, या फिर इसका डेफिनेशन बता दो। अब ये डाउट आएगा कि क्या डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं, कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा मानो तो ऐसे को अलग रखो और आर्गुमेंट को अलग रखो। ऐसे में डाटा से स्टार्ट करना है, कोट से स्टार्ट करना है, तो वहां पे ऐसे के लिए सुटेबल होता है। लेकिन वही चीज अगर आर्गुमेंट में लिखना है, आर्गुमेंट में कोट से स्टार्ट कर रहे हो, तो उतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं होता, एज माई ओपिनियन, है ना। उतना ज्यादा ये इफेक्टिवली नहीं होता। और मैं वही बोलूंगा कि सीधी सी बात है कि डेफिनेशन से स्टार्ट करो, या फिर कुछ एडवांटेजेस इसका पॉइंट है तो वहां से स्टार्ट कर दो। जैसे कि ये स्टूडेंट ने क्या किया है कि जो इसका जो एडवांटेजेस है, तो एडवांटेजेस से स्टार्ट कर दिए हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स ऑफ्टन इंक्रीज्ड यील्ड, इनहेंस्ड रेसिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिसीजेस। इस तरीके से बस थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामेटिकली बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, ग्रामर में थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो, अब मैं खुद से अगर चेक करता तो क्या देखता कि चलो इनहेंस्ड लिखा है, बाकी से थोड़ा सा, अब ग्रामर भी उतना ज्यादा चेक नहीं करते ना। जो खुद इवैल्यूएट कर रहे हैं, जो खुद इवैल्यूएट कर रहे हैं कॉपी को, और अदर पर्सन जो कि उस फील्ड से एक्सपर्टीज हैं, वो इवैल्यूएट करेगा, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर एक स्टूडेंट हूं और मैं अगर अपने खुद के कॉपी को चेक करूंगा, तो उतना डीपली तरीके से मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। जितना डीपली तरीके से जो एक्सपर्टीज हैं, जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो चेक कर पाएगा। ये यहाँ पे डिफरेंसेस होता है। और मैं तो ये भी बोलूंगा, प्रैक्टिकली मेरा भी यही एडवाइस रहेगा, और जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मैं भी अदर पर्सन से ही चेक कराया करता था। वहां से करो चेक, ऐसे करो, समझ पा रहे, वो ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होता है। तो ये जो है मैं इंट्रोडक्शन लिख दिया, इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है इंट्रोडक्शन में। अब क्या किए हैं कि इन्होंने आर्गुमेंट इन फेवर लिखे। अपने तरीके से लिख सकते हो, या फिर आर्गुमेंट इन फेवर के बजाय फॉर भी लिख सकते हो, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्गुमेंट इन फेवर बिल्कुल सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें जो है इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया करो, इससे थोड़ा सा यहाँ पे सुटेबल हो जाए, इस तरीके से करोगे तो। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट करके डाले हुए हैं, इसी तरीके से डालना। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो लेन दिया हुआ है ना, तो लेन के इस तरीके से पहला लिखते हैं। मैं देखा हूं, कई कॉपी ऐसे भी देखा हूं जो कि इस तरीके से लिखते हैं, 1 करके लिख देते हैं, और इस तरीके से जो है यहाँ पे एरो लगा रहे हैं, जो कि डायरेक्टली लाइन के साइड में हो रहा है। तो इस लाइन के अगल बगल तो पहले बात कुछ नहीं लिखना होता है, ठीक है, नहीं तो पेनाल्टी पड़ता है उसमें। अब मैं क्या किया हूं कि ये पहला लिख दिया, पहला लिखने के बाद मैं एक हेडिंग दिया हूं।
हेडिंग दिया हूं और इसी तरीके से हेडिंग देना, आर्गुमेंट इसी तरीके से लिखना, इंक्रीज्ड क्रॉप इल्ड्स, इंक्रीज्ड क्रॉप इल्ड्स। तो इन्होंने क्या किया है कि पहला पॉइंट बताया है कि फेवर में लिख रहे हैं, जब फेवर में लिख रहे हैं तो इन्होंने थोड़ा सा पॉजिटिव बताया। पॉजिटिव कैसे बताया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर ऑफ्टेन इंजीनियर टू प्रोड्यूस हायर इल्ड which can help meet the global food demand. Genetically modified crops are often engineered to produce higher yield. अब देखो यहाँ पे मैं अगर बोलूंगा तो यहाँ पे अगर कुछ डाटा ऐड कर देते तो डाटा भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता, डाटा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ज्यादा डाटा ऐड नहीं करना है, जैसे ऐसे में कोट करते हो उतना कोट नहीं करना है। लेकिन अगर इसका कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे, कॉन्सिक्वेंसेस या फिर अगर इसका परिणाम बताओगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है तो ज्यादा बेस्ट होगा। और ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को थोड़ा सा गैप रखना, इस पॉइंट को गैप रखना, या फिर डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर दो, जो शुरू है स्टार्टिंग जहां से होता है यहां से स्टार्ट कर दो, ये भी बेस्ट है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर ऑफ्टन इंजीनियर्ड टू प्रोड्यूस हायर यील्ड विच कैन हेल्प मीट द ग्लोबल फूड डिमांड। बिल्कुल सही है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर पेस्ट एंड डिसीज रेसिस्टेंस, पेस्ट एंड डिसीज रेसिस्टेंस ये बोले गए हैं। तो ये पॉइंट है ना, ये पूरा उसका हेडिंग है। अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किए हैं कि डिजाइन टू रेसिस्ट पेस्ट एंड डिसीज रिड्यूसिंग द नीड फॉर केमिकल पेस्टिसाइड्स, डिजाइन टू रेसिस्ट पेस्ट की जो यहाँ पे डिसीज हैं या फिर जो पेस्ट है उसको रेसिस्टेंस करने का काम करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई। तो डिजाइन टू रेसिस्ट पेस्ट एंड डिसीज रिड्यूस करते हैं। अब देखो यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया कि पूरा पॉइंट को बताए हैं, पॉइंट को बताने के बाद इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, चाहे वो एडवांटेजेस हो या फिर निगेटिव वाले हो, तो उसको क्लियरली मेंशन किए हैं कि रिड्यूसिंग द नीड फॉर अ केमिकल पेस्टिसाइड, क्योंकि जो केमिकल पेस्टिसाइड है उसको यहाँ पे कम करेगा, उसके जो जरूरत है उसको कम करेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट बता दिए। फिर थर्ड पॉइंट है, अब मैं ये बोलूंगा कि ये स्टूडेंट को ना थोड़ा सा क्या करना था कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उस इंपॉर्टेंट वर्ड में इस तरीके से जो है अंडरलाइन करना था। ये ऊपर में तो कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में तो अब देखो ये किस तरीके से किया है, इस तरीके से अपने मर्जी से देखो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिखो ना, ऐसे कुछ भी थोड़ा ना कि ऐसा ऐसे बस करके आगे बढ़ रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखना है इस तरीके से। और हो सके तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म की जगह फुल फॉर्म यूज कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा इजी होगा, है ना। पेस्ट एंड डिसीज रेसिस्टेंट इस तरीके से, और अंडरलाइन करना मत भूलो, चाहे वो बात हो ऐसे के रेस्पेक्ट में, चाहे वो बात हो आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में, अंडरलाइन बस करना मत भूलना, अंडरलाइन यहाँ पे करना जरूरी है। आई होप जो ये मिस्टेक्स किए ना उस मिस्टेक्स को थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं और समझ भी आ रहा होगा कि किस तरीके से कॉपी यहाँ पे चेक्स होते हैं। अब देखो इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू को यहाँ पे इनहेंस करता है। तो इट कैन बी आल्सो यूज्ड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ क्रॉप्स एड्रेसिंग मल न्यूट्रिशनल इशू। अच्छा, एड्रेसिंग मल न्यूट्रिशनल इशू, सही है क्या ये? इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू की जो जीएम क्रॉप्स होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, ये न्यूट्रिशनल को यहाँ पे इंप्रूव करते हैं। तो इट कैन बी आल्सो यूज्ड, या फिर इट कैन बी के जगह और अदर भी तो वर्ड यूज कर सकते थे, अदर वर्ड भी यूज कर सकते थे यहाँ पे कि इट कैन बी आल्सो यूज्ड लिखे हुए हो टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ क्रॉप्स। न्यूट्रिशनल कंटेंट, न्यूट्रिशनल कंटेंट की जगह वैल्यू लिखोगे तो ज्यादा सुटेबल नहीं रहेगा। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप्स एड्रेसिंग मल न्यूट्रिशनल इशू, ये तो ठीक है एड्रेस करेगा मल न्यूट्रिशनल को, तो यहाँ पे वैल्यू ऐड करोगे तो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। इट कैन बी आल्सो यूज्ड, ठीक है ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ पॉइंट इसके द्वारा लिखे गए हैं कि फास्टर क्रॉप ग्रोथ। हाँ, अब देखो यहाँ पे मस्त कितना अच्छे तरीके से इसको एक लाइन में ऐसा लिखे हुए, ऐसा मतलब अंडरलाइन किए हुए। अब इसमें बार बार इस तरीके से चलाते रहोगे तो ये तो पूरा जो एक प्रेजेंटेशन होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे चलाए हैं। उसके बाद ये देखो जीएम क्रॉप्स, डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखे, शॉर्ट फॉर्म उतना ज्यादा यूज नहीं करना है, ध्यान में रखोगे। शॉर्ट फॉर्म की जगह थोड़ा सा उसका फुल फॉर्म यूज करोगे, वो ज्यादा यहाँ पे सुटेबल होगा कि जीएम क्रॉप्स कैन
GM क्रॉप्स कैन, क्या लिखा है, मैच्योर मोर क्विकली, यहाँ पे नर्चर होना चाहिए था ना, क्विकली, अलाउिंग फॉर मल्टीपल प्लांटिंग साइकिल इन अ ईयर। देखो अलाउ करेगा मल्टीपल प्लांटिंग साइकिल इन ईयर, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर कोट करते यहाँ पे तो और ज्यादा बेनिफिशियल होता। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दोगे कि फास्टर क्रॉप ग्रोथ, फास्टर क्रॉप ग्रोथ कर रहे हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल कोट कर सकता हूं कि जो नॉर्मल क्रॉप्स होता है, तो ये जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं ये इतना टाइम ले लेते हैं, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं ये इतना टाइम लेते हैं ग्रोथ में जो है। तो यहाँ पे टाइम लिमिट बता सकते थे, टाइम लिमिट बताओगे तो ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा इस वाले पॉइंट में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कि रिड्यूस लैंड यूज, कि हायर क्रॉप यील्ड एंड existing farmland can reduce the pressures to convert forest और natural habits into। देखो मैं एक चीज बस बोलना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे आंसर राइटिंग कर रहे हो, हैंड राइटिंग को थोड़ा सा सुधारो। अगर किसी का अगर बहुत ज्यादा उतना ठीक ठाक नहीं होगा तो एटलीस्ट जो है रीडेबल यहाँ पे बनाओ। जैसे ये जो लिखे हैं इसको मैं फीडबैक आंसर, ये जो हैंड राइटिंग ना, हैंड राइटिंग सुधारने का भी यहाँ पे बताया हूँ कि थोड़ा सा हैंड राइटिंग यहाँ पे इंप्रूव करो, क्योंकि देखो रीडेबल होना चाहिए, रीड करोगे तो पूरा फ्लो में रीड होना चाहिए। इस तरीके से आंसर राइटिंग किया करो और इस तरीके से हैंड राइटिंग बनाया करो कि प्रॉपर अच्छे तरीके से ये रीड भी हो जाए, है ना। तो हायर क्रॉप्स यील्ड एंड एग्जिस्टिंग फार्मलैंड के रिड्यूस द प्रेशर्स टू कन्वर्ट फॉरेस्ट ऑन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो पैराग्राफ को देखोगे इसमें इसका एडवांटेजेस बताए हैं। जो ये लिखा हुआ है ना रिड्यूस लैंड यूज करके, इसी को जो है ये एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन कहीं पे भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स कोट नहीं किए हैं। और मेक श्योर करना कि हर एक टॉपिक में, हर एक लाइन में, जैसे कि यहाँ पे जो है फास्टर क्रॉप ग्रोथ हो गया, फिर रिड्यूस लैंड यूज हो गया, तो इस तरीके से जब लिख रहे हो तो उसको अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक्सप्लेन करने के बाद उसका एक एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो जरूर दो, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल जरूर दो। क्योंकि ये जो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें केवल और केवल जो है लैंड यूज कर रहे हैं उसको रिड्यूस करना है, यही बस बोले हैं, लेकिन कहीं पे भी इसमें जो है कोई एग्जाम्पल कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल अगर कोट करोगे तो ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होगा। फिर आते हैं थोड़ा सा अगेंस्ट में, आर्गुमेंट में, या तो आर्गुमेंट फॉर अगेंस्ट या फिर डायरेक्टली अगेंस्ट भी लिख सकते हो इस तरीके से। पहला पॉइंट लिखे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द डोमिनेंस ऑफ जीएम को थोड़ा सा यहाँ पे फुल फॉर्म करना है। मोनोकल्चर कैन लीड टू अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हार्म टू इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम को हार्म करेगा, तो कुछ तो बताओ कि कैसे इकोसिस्टम को हार्म करेगा। इसमें भी तो एग्जाम्पल यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि फर्स्ट टाइम लिखे ना, और फर्स्ट टाइम में यहाँ पे मिस्टेक्स होते हैं, बहुत मिस्टेक्स यहाँ पे देखिए हैं, और होता भी होता है, तभी तो बाद में उसको इम्प्रूव करोगे। फर्स्ट जो मिस्टेक होगा वही सबसे ज्यादा लास्ट में जाके वो एडवांटेजेस आएगा, जो फर्स्ट आंसर राइटिंग करोगे इसमें। यहाँ पे भी एग्जाम्पल कोट करना था। फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न होगा, ठीक है, कि जीएम क्रॉप्स में हैव अनइंटेंडेड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस such as impacting non-target species और promoting pesticide resistance plan। ठीक है, यहाँ पे इसमें बताए हुए हैं और एग्जाम्पल भी कोट किए हैं। ये वाले पॉइंट में जो है एग्जाम्पल कोट किए हैं, नो डाउट, कि अगर इन्वायरमेंटल कंसर्न हो रहा है तो किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क यहाँ पे होगा कि सम वरी अबाउट पोटेंशियल लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क विथ कंज्यूमिंग जीएम क्रॉप। अब जीएम क्रॉप लॉन्ग टर्म यहाँ पे बोल तो रहे हो कि हेल्थ रिस्क होगा, कुछ डाटा है क्या अपने पास? क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं, इसमें जो है डाटा की जरूरत है, क्योंकि हम हेल्थ रिस्क के बारे में बता रहे हैं, तो किसी का तो डाटा हमें पता होना चाहिए ना। तो हमारे बात को जो है प्रूफ करने के लिए एविडेंस भी जरूरी है, ऐसा थोड़ा ना कि हवाई बातें बोल के आ रहे हैं, इसमें डाटा चाहिए था, तो इसमें डाटा अगर कोट करते तो ज्यादा बेस्ट होता। इथिकल कंसर्न में सम आर्ग्यू दैट अल्टरिंग जेनेटिक क्रॉप्स ऑफ प्लांट इज अ इथिकली प्रॉब्लम एंड रेज मोरल क्वेश्चंस। कैसे, हाउ बोले हैं, लिखे तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसको प्रूफ भी तो करो, कुछ एविडेंसेस भी तो दो। फिर यहाँ पे अनसर्टेनिटी का बात की है कि डिस्पाइट डेकेडर रिसर्च देयर इज अ स्टिल डिबेट एंड कंसर्न। अब एक चीज पॉइंट समझना, हर एक पॉइंट को देख रहे हो जिसमें से 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इस तरीके से लिख रहा हूं, अब इसमें केवल 1.5 लाइन में पूरा फिनिश कर दिए। ये मिस्टेक्स होता है ना, ये चीज होते हैं, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है
कि ये आगे जितना भी लिखे हो सब में क्या किए हो कि 2 लाइन 3 लाइन इस तरीके से लिखे हुए हैं। अब इसमें देखोगे तो केवल और केवल 1.5 लाइन में खत्म कर दिए पूरा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में लिखना है। फिर लास्ट में जब बात आए कि जेनेटिकली कंक्लूजन का, तो जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप कैन रिड्यूस सम इन्वायरमेंटल रिस्क एसोसिएटेड with conventional agriculture but will also introduce new challenges that must be addressed। अब ये जो है मैं ये कंक्लूजन को उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करूंगा, ये कंक्लूजन को मैं प्रीफर नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमें यहाँ पे समरी लिखना होता है, वे फॉरवर्ड मत लिखना। वे फॉरवर्ड जो है अधिकतर जब ऐसे लिखते हैं वहां पे जो है सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। यहाँ पे समरी लिखोगे और समरी ऐसा लिखना है कि जो दोनों पॉइंट को यहाँ पे मर्ज कर पाए और न्यूट्रल वे में समरी लिखना होता है। ठीक है, मैं इसको तो यहाँ पे उतना ज्यादा वो नहीं करूंगा, कट भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये है इस तरीके से जो एक्चुअल में कॉपी चेक करते हैं। बाकी मिस्टेक्स पता चला होगा कि अगर मिस्टेक्स कर रहे हो, इस टाइप का मिस्टेक्स अगर हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखोगे। बाकी एक चीज और ध्यान देना इसमें कि जो यहाँ पे लिख रहे हो ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना है। कहीं पे भी यहाँ पे कोई सोसाइटल के बारे में नहीं लिखे हो, बस न्यूट्रिशनल बताए हो, डिसीज बताए हो, उसी के साथ यहाँ पे क्रॉप इल्ड इंप्रूव होगा, है ना, डिसीज रेसिस्टेंस है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज होगा, फास्टर ग्रोथ होगा, ठीक है, रिड्यूस लैंड यूज होगा। क्वेश्चंस में क्या पूछे गए हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स आर इसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का बात किए गए हैं, तो फूड सिक्योरिटी को तो थोड़ा सा मर्ज करो ना, कहीं पे भी यहाँ पे फॉर में तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा फूड सिक्योरिटी है तो फूड सिक्योरिटी को थोड़ा सा सोसाइटल डायमेंशंस में लेके जाया जा सकता था। फीडबैक है ये, सोसाइटल डायमेंशंस में लेके जाया जा सकता था, ठीक है। उसी तरीके से जो इकोनॉमी है तो इकोनॉमी डायरेक्शंस को भी ऐड किए जा सकते थे, क्योंकि ये जितना भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सबसे ज्यादा मेन ध्यान दिए गए हैं वो है जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप में। जब ऐसे कवर कर रहे थे तो वहीं पे भी मैं बताया था कि 3 स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था और 3 स्टूडेंट के थ्रू मैं पूरा कंफर्म किया था कि किस तरीके से कौन स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। और ये जो है स्टूडेंट फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को ही सबसे ज्यादा ध्यान दिए। देखो लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन अगर इसको फूड सिक्योरिटी के साथ अगर ज्यादा लिंक अगर करते वो सबसे ज्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल होता, जैसे कि सोसाइटल डायमेंशन को ऐड कर दिए, इकोनॉमिकल डायमेंशंस को ऐड कर दिए, है ना, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस को अगर ऐड कर रहे हैं तो और ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होता। तो आई होप समझ आया होगा कि अगर किस तरीके से आंसर अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको लिख पाते हैं, ठीक है, इवैल्यूएट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज भी कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।